सोचिए एक पल के लिए, एक ऐसा दिन जिसका एक इंसान सालों से इंतजार कर रहा था। कोई बहुत बड़ा प्रमोशन या अपना बिजनेस शुरू करने का सपना जो आखिरकार पूरा हो जाता है। वो पल जब इंसान खुशी से पागल होता है। बिल्कुल। और वो तुरंत अपना फोन उठाता है, अपने सबसे करीबी दोस्तों को ये खुशखबरी देता है। सामने से तालियों की आवाज आती है, उनके होंठों पर एक बहुत बड़ी मुस्कान भी है। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, अगर उस पल को स्लो मोशन में देखा जाए, उनकी आंखों में झांका जाए, तो वो मुस्कान उनकी आंखों तक नहीं पहुंच रही है। आंखों के पीछे एक अजीब सी खामोशी है, एक ठंडी सी चुभन। एक ऐसा सन्नाटा जो बिना कुछ कहे चीख रहा है कि वो इस खुशी से खुश नहीं है। एग्जैक्टली। और ये कोई वहम नहीं है, ये इंसान की फितरत का एक बहुत ही डार्क लेकिन बहुत ही असली सच है। हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि हमारे आसपास के लोग, हमारी कम्युनिटी हमारी सफलता को सेलिब्रेट करेगी। देखिए, हम ऐसा सोचना चाहते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली हमारा ह्यूमन ब्रेन इतना सीधा और सपोर्टिव नहीं होता। इसी अनकंफर्टेबल सच को आज हम डिकोड कर रहे हैं। इस डीप डाइव में हम रॉबर्ट ग्रीन की मास्टरपीस द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के कुछ सबसे गहरे और स्याह हिस्सों में उतरने वाले हैं। ये कोई आम किताब नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा मिशन ये समझना है कि इंसान के भीतर ईर्ष्या, अहंकार और खुद को बर्बाद करने वाले वो कौन से हिडन पैटर्न्स हैं जिन्हें महसूस तो हर कोई करता है, लेकिन दुनिया के सामने एक्सेप्ट नहीं करता। यहाँ तक कि खुद के सामने भी एक्सेप्ट नहीं करता। सही बात है। क्योंकि देखिए, जो दुश्मन सामने खड़ा होकर तलवार निकाल रहा है, उससे बचना तो आसान है, पता है कि उसका इंटेंशन क्या है। लेकिन उस इंसान से कोई कैसे बचेगा जो गले लगा रहा है लेकिन दिमाग के किसी कोने में हारने की दुआ कर रहा है। ये बहुत ही साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जैसी स्थिति है। और एम्पैथी या ह्यूमन बिहेवियर को समझने का सबसे बड़ा टूल यही है कि हम इसे जज करना छोड़ दें। रॉबर्ट ग्रीन यहाँ हमें कोई मॉरल लेक्चर नहीं दे रहे हैं। हाँ, वो हमें अच्छा या बुरा इंसान बनना नहीं सिखा रहे हैं। एग्जैक्टली। वो हमें सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी का ब्लूप्रिंट दिखा रहे हैं। जब कोई इंसान इन पैटर्न्स के पीछे की साइंस को समझ लेता है, तो वो न सिर्फ दूसरों के हिडन मोटिव्स को देख पाता है, बल्कि खुद के अंदर छुपे उन डिफेंस मैकेनिज्म को भी डिकोड कर लेता है जो उसे रोक रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं उस चीज से जो हमारे अंदर बचपन से ही प्लांट कर दी जाती है। सोसाइटी हमें एक बहुत ही अजीब से सांचे में ढालने की कोशिश करती है। वो बॉक्स जिसमें हमें फिट होना पड़ता है। हाँ। लड़कों से कहा जाता है कि उन्हें अग्रेसिव, लॉजिकल और टफ होना चाहिए। वो मर्द रोते नहीं है वाला पूरा नैरेटिव। और लड़कियों को एक अलग बॉक्स में डाल दिया जाता है कि उन्हें सिर्फ सेंसिटिव, केयरिंग और इमोशनल होना चाहिए। और इसका सबसे भयानक नतीजा ये होता है कि इंसान एक आधा अधूरा वर्जन बन के रह जाता है। इससे साइकोलॉजी में जेंडर रिजिडिटी कहा जाता है। जेंडर रिजिडिटी? हाँ, मतलब अपने ही एक हिस्से को डिनाई करना। बिल्कुल। और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये नहीं है कि सोसाइटी हमें इन बॉक्सेस में डालती है। ट्रेजेडी ये है कि हम खुद इन बॉक्सेस को अपना सच मान लेते हैं। न्यूरोलॉजिकली देखा जाए तो हर इंसान के अंदर एक मैस्कुलिन और एक फेमिनिन एनर्जी होती है। एक सेकंड, इसे थोड़ा और साफ करते हैं। देखिए, डिसीजन मेकिंग, अग्रेशन और लॉजिक अगर दिमाग का एक हिस्सा है, तो एम्पैथी, इंट्यूशन और वल्नरेबिलिटी उसका दूसरा हिस्सा है। जब कोई सोसाइटी के डर से अपने एक हिस्से को ब्लॉक कर देता है, तो वो अपने ही दिमाग का एक बड़ा सिस्टम शट डाउन कर रहा होता है। लेकिन एक सवाल है मेरा यहाँ, क्या हम एम्पैथी को फेमिनिन और लॉजिक को मैस्कुलिन कहकर खुद उसी स्टीरियोटाइप को प्रमोट नहीं कर रहे? मतलब ये लेबल्स ही तो प्रॉब्लम की असली जड़ें हैं ना। आपका ये पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और यही रॉबर्ट ग्रीन के आर्ग्यूमेंट का कोर भी है। वो इन शब्दों को बायोलॉजिकल जेंडर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मतलब वो सिर्फ पुराने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। एग्जैक्टली। वो उन हिस्टोरिकल लेबल्स की तरह उन्हें यूज कर रहे हैं जो इंसानों ने सदियों से बनाए हैं। बात सिर्फ इतनी है कि कोई चाहे कोई भी हो, उसे सरवाइव और सक्सीड करने के लिए इन दोनों तरह के टूल्स की जरूरत होती है। जब कोई उस लेबल को सच मानकर अपना आधा हिस्सा काट देता है, तो वो इमोशनली डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं ताकि पिक्चर और क्लियर हो। हमारे पास आर्यन नाम के एक शख्स की केस स्टडी है। आर्यन ने अपना एक टेक स्टार्टअप शुरू किया था। उसने कहीं से ये सुन रखा था कि एक सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए इंसान को स्टीव जॉब्स टाइप का रूथलेस और कोल्ड इंसान बनना पड़ता है। उसने डिसाइड किया कि उसके बिजनेस में इमोशंस की कोई जगह नहीं होगी। मतलब उसने अपनी एम्पैथी को पूरी तरह से दबा दिया। हाँ, अगर टीम में कोई परेशान है या किसी को पर्सनल प्रॉब्लम है, तो आर्यन उसे उसकी कमजोरी समझता था। उसने अपनी एम्पैथी को जानबूझकर खत्म कर दिया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ होगा? ऑब्वियसली टीम ने उसे छोड़ दिया होगा। बिल्कुल।
6 महीने के अंदर उसकी पूरी कोर टीम ने रिजाइन कर दिया। देखिए, यहाँ रॉबर्ट ग्रीन एक बहुत ही खतरनाक बात बताते हैं। आर्यन इंसानों के साथ काम कर रहा था, मशीनों के साथ नहीं। उसने सोचा कि वो अपनी भावनाओं को शट डाउन करके ज्यादा एफिशिएंट बन रहा है, लेकिन असल में वो अपना नुकसान कर रहा था। बहुत बड़ा नुकसान। उसने अपना सबसे बड़ा डेटा गैदरिंग टूल ही खो दिया था। एम्पैथी कोई कमजोरी नहीं है यार, ये एक साइकोलॉजिकल राडार है जो इंसान को बताता है कि उसके आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं, उन्हें क्या मोटिवेट करता है। मतलब बिना राडार के वो अंधेरे में तीर चला रहा था। एग्जैक्टली। दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स वो नहीं होते जो रोबोट्स की तरह बिहेव करते हैं। वो होते हैं जो एक मोमेंट में सख्त डिसीजन ले सकते हैं और अगले ही मोमेंट अपनी टीम के साथ कनेक्ट होकर उन्हें समझ सकते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि कोई जानबूझकर अपना एक हाथ पीछे बांध ले और फिर सोचे कि वो बॉक्सिंग रिंग में चैंपियन बन जाएगा। हम सिर्फ समाज के उस अल्फा या परफेक्ट ठप्पे को सही साबित करने के लिए खुद को आधा क्यों कर रहे हैं? और इसी से एक और बहुत गहरी प्रॉब्लम जन्म लेती है। हाँ? मुझे लगता है कि जब हम इस तरह से अपनी असली फितरत को दबा देते हैं तो हमारे अंदर एक खालीपन आ जाता है। हमारी अपनी कोई आवाज नहीं बचती। और जब किसी के पास खुद का कोई कंपास नहीं होता तो वो क्या करता है? वो दूसरों के बनाए हुए नक्शे पर चलने लगता है। बिल्कुल। और वो नक्शा उसे कहीं नहीं ले जाता। इसे हम एमलेसनेस या लक्ष्यहीनता का लॉ कहते हैं। आज के समय में ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी सिर्फ रिएक्ट करके जी रहे हैं। रिएक्ट करके मतलब बस रिस्पॉन्ड कर रहे हैं सिचुएशंस पर। हाँ, मार्केट में कोई नया ट्रेंड आया, वो उस तरफ भागने लगे। परिवार में कोई प्रेशर डाला, उन्होंने करियर बदल लिया। उनके अंदर अपना कोई कोर पर्पस नहीं है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ आलस की बात नहीं है, ये साइकोलॉजी का एक बहुत ही डीप और डरावना पहलू है। डरावना कैसे? डरावना इसलिए क्योंकि हम अनजाने में अपने माता पिता और अपने पूर्वजों के डर और उनकी इनसिक्योरिटीज को अपना मान लेते हैं। आर्यन के उसी स्टार्टअप वाले केस को आगे देखते हैं। अच्छा, जब उसे फंडिंग मिली थी। राइट। आर्यन की कंपनी को फंडिंग मिल गई थी, वो ग्रो कर रही थी, लेकिन रात में जब वो अकेला होता तो उसे पैनिक अटैक्स आते थे। उसे लगता था कि वो सक्सेस के लायक नहीं है और ये सब कल खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ इम्पोस्टर सिंड्रोम नहीं है। अगर हम इसे गहराई से एनालाइज करें तो आर्यन के बैकग्राउंड में इसका जवाब छुपा है। उसके पिता की जॉब। एग्जैक्टली। ये डर असल में आर्यन का था ही नहीं, ये उसके पिता का डर था। उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी एक बहुत ही सेफ, रिस्क फ्री सरकारी नौकरी में निकाल दी थी, क्योंकि उनके अंदर फाइनेंशियल बर्बादी का एक बहुत गहरा खौफ था। मतलब बचपन से आर्यन ने अपने पिता के चेहरे पर पैसे को लेकर वो टेंशन देखी होगी। हाँ, वो माइक्रो एक्सप्रेशंस जो बच्चे अब्सॉर्ब कर लेते हैं। ह्यूमन ब्रेन मिरर न्यूरॉन्स के जरिए इन डरों को अडॉप्ट कर लेता है। आर्यन का दिमाग उसे बता रहा था कि रिस्क लेना मतलब मौत। वाह, वो अपने पिता के उस लिमिटेड लेंस से अपनी अनलिमिटेड पोटेंशियल को देख रहा था। सही कहा। तो अगर आर्यन सक्सेसफुल हो भी रहा था, तब भी उसका अपना नर्वस सिस्टम उसे पनिश कर रहा था, क्योंकि वो उस पुरानी वसीयत को तोड़ रहा था जो उसे उसके परिवार से मिली थी। ये बहुत भारी बात है। मतलब कोई इंसान सक्सेसफुल हो रहा है लेकिन उसका खुद का शरीर उसे रोक रहा है। तो कोई इस पैटर्न को तोड़े कैसे? इंसान कैसे पहचाने कि जो गोल वो चेज कर रहा है वो सच में उसका अपना है या फिर सोसाइटी और पेरेंट्स की प्रोग्रामिंग है? रॉबर्ट ग्रीन इसका बहुत ही सॉलिड सोल्यूशन देते हैं, और वो है अपना लाइफ टास्क डिस्कवर करना। लाइफ टास्क मतलब जीवन का मुख्य उद्देश्य। हाँ, ये वो काम है जो आपके यूनिक एक्सपीरियंसेस और आपकी नेचुरल टेंडेंसीज के साथ अलाइन करता है। और इसे पहचानने का एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका भी है। आपको उन मोमेंट्स को ट्रेस करना है जब आप फ्लो स्टेट में होते हैं। फ्लो स्टेट, वो जोन जहाँ टाइम का पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। देखिए, जब कोई ऐसा काम किया जाता है जो सोसाइटी द्वारा थोपा गया है तो दिमाग लगातार कोर्टिजोल रिलीज करता है, स्ट्रेस हार्मोन। हर एक मिनट भारी लगता है। हाँ, जैसे फ्राइडे शाम को इंतजार करना। एग्जैक्टली। लेकिन जब कोई अपने लाइफ टास्क पर काम करता है तो उसका ब्रेन डोपामाइन ड्रिवन होता है। भूख नहीं लगती, थकान महसूस नहीं होती। वो काम एनर्जी को ड्रेन नहीं करता बल्कि और ज्यादा एनर्जी देता है। यही वो लिटमस टेस्ट है जो बताता है कि रास्ता सही है। मतलब जिन चीजों को करते हुए इंसान घड़ी देखना भूल जाए, समझ लो वही असली रास्ता है। लेकिन चलिए थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। प्रैक्टिकल कैसे? देखो यार, लोग इतनी आसानी से जागते नहीं है। कोई किसी को कितना भी समझा ले कि अपना पैशन फॉलो करो, वो इंसान मंडे सुबह उठकर फिर उसी काम में लग जाएगा जिससे वो नफरत करता है। ये तो है। कंफर्ट जोन बहुत एडिक्टिव होता है। बिल्कुल। इंसान को अपनी इस लक्ष्यहीनता की नींद से जगाने के लिए एक बहुत बड़े शॉक की जरूरत होती है, एक ऐसा सच जिससे हम सब भाग रहे हैं। और वो सच है डेथ डिनायल, मौत से इनकार।
ये ह्यूमन साइकोलॉजी का सबसे अनकंफर्टेबल सच है ना। सबसे ज्यादा। इंसान इस धरती का इकलौता ऐसा प्राणी है जिसे कॉन्शियसली ये पता है कि एक दिन उसकी मौत तय है, लेकिन हमारा दिमाग इस थॉट को प्रोसेस करने से इतना डरता है कि वो एक इल्यूजन क्रिएट कर लेता है। वो इल्यूजन कि हमारे पास अनलिमिटेड टाइम है। एग्जैक्टली और इसी इल्यूजन में इंसान अपनी पूरी जिंदगी उन चीजों में बर्बाद कर देता है जो बिल्कुल मैटर नहीं करती। हम उस पड़ोसी को इम्प्रेस करने के लिए EMI पर गाड़ी लेते हैं जिससे हम शायद पसंद भी नहीं करते। आर्यन के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब उसका स्टार्टअप एक बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसा तो चीजें बिखरने लगी। तब उसके एक बहुत ही सीनियर इन्वेस्टर ने उसे बिठाया और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने आर्यन के पूरे माइंडसेट को झकझोर दिया। क्या पूछा उसने? इन्वेस्टर ने कहा, आर्यन, इमेजिन करो कि तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ 1 साल बचा है। क्या तुम आज भी अपना टाइम इन फेक नेटवर्किंग इवेंट्स में बर्बाद करोगे, या तुम वो करोगे जो सच में तुम्हारी कंपनी के सर्वाइवल के लिए जरूरी है? वाओ, उस एक सवाल ने आर्यन के ब्रेन की पूरी वायरिंग रीसेट कर दी होगी। बिल्कुल। उसे अचानक रियलाइज हुआ कि वो अपना असली विजन भूलकर सिर्फ लोगों की तालियां और उनका अप्रूवल बटोरने में लगा था। साइकोलॉजिकली जब इंसान के सामने एक फिक्स्ड डेडलाइन आ जाती है तो उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उन छोटी मोटी चीजों के लिए डोपामाइन रिलीज करना बंद कर देता है जो सिर्फ एक्सटर्नल वैलिडेशन देती हैं। मुझे ये कॉन्सेप्ट हमेशा एक सूटकेस वाली एनालॉजी से बहुत अच्छे से समझ आता है। सूटकेस एनालॉजी। हाँ, मान लीजिए कोई एक बहुत लंबे ट्रिप पर जा रहा है और उसके पास एक बहुत बड़ा ओवरसाइज्ड सूटकेस है। वो उसमें क्या करेगा? ऑब्वियसली वो उसमें दुनिया भर का सामान भर लेगा। बिल्कुल। वो जूते जो कभी नहीं पहने, वो किताबें जो कभी नहीं पढ़ी, क्योंकि उसे लगता है कि जगह तो है ही, डाल लो। लेकिन अगर कोई अचानक एक बहुत छोटा सा बैकपैक दे दे और कहे कि ट्रिप वही है लेकिन बैग सिर्फ इतना ही है, तो इंसान क्या करेगा? वो तुरंत सारा गैर जरूरी कचरा बाहर फेंक देगा, सिर्फ वही रखेगा जो सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बिल्कुल वैसा ही है। ये बहुत ही डीप एनालॉजी है। वो बड़ा सूटकेस हमारा इल्यूजन ऑफ टाइम है। जब हम मौत को याद रखते हैं, जिसे एंशिएंट फिलॉसफी में मोमेंटो मोरी कहा जाता है, तो हम अपने दिमाग को ये छोटा बैकपैक पकड़ा रहे होते हैं। और इसका पर्पस किसी को डिप्रेशन में डालना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इसका पर्पस है लाइफ से उस सारे साइकोलॉजिकल कचरे को बाहर निकालना जो इंसान को पीछे खींच रहा है। न्यूरोलॉजिकली डेथ की अवेयरनेस इंसान के फोकस को लेजर शार्प कर देती है। हाँ। जब ये पता होता है कि टाइम रेत की तरफ फिसल रहा है, तो इस बात से फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि कोई रिश्तेदार पीछे क्या गॉसिप कर रहा है। एक अजीब सी क्लियरिटी मिल जाती है और इंसान तेजी से अपने असली गोल की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, और ये ट्विस्ट बहुत खतरनाक है। कैसा ट्विस्ट? जब इंसान इस क्लियरिटी के साथ सक्सेसफुल होने लगता है, तब वो अनजाने में एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप ट्रिगर करता है जो उसके आसपास के लोगों को बदल देता है। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब ये वार बाहर वालों से नहीं, अपनों से होता है। और यहीं से रॉबर्ट ग्रीन उस भावना की बात करते हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा कॉमन है लेकिन सबसे ज्यादा सीक्रेट भी है, ईर्ष्या यानी एनवी। हमने शुरुआत में उसी फेक स्माइल की बात की थी। हम सब मानते हैं कि हम कभी कभी मतलबी हो जाते हैं या हमें गुस्सा आता है। लोग ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो लालची हैं। वो अपनी हर बुराई मान लेंगे। लेकिन क्या कभी किसी को ये कहते हुए सुना है कि यार मैं अपने बेस्ट फ्रेंड की सक्सेस से अंदर ही अंदर बहुत जल रहा हूँ? कोई ये एडमिट नहीं करता। क्योंकि ईर्ष्या को एडमिट करने का सीधा सा मतलब है अपने ईगो को ये बताना कि आप उस इंसान से खुद को कमजोर या इंफीरियर मान रहे हैं। मतलब हम खुद को नीचा नहीं दिखाना चाहते। एग्जैक्टली। ह्यूमन ब्रेन इस कॉग्निटिव डिसोनेंस को हैंडल नहीं कर सकता। हमारा ईगो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ईर्ष्या को किसी और फॉर्म में डिस्गाइज कर देता है। वो इसे जस्टिफाई करने के लिए सामने वाले की सक्सेस में कमियां ढूंढने लगता है। आर्यन के साथ एग्जैक्टली यही हुआ था। हाँ, जब आर्यन क्राइसिस से बाहर निकला और उसने अपनी कंपनी का सबसे बड़ा क्लाइंट क्रैक किया तो उसने एक पार्टी रखी। और सब दोस्त खुश हुए होंगे सामने से तो। बिल्कुल। जिन दोस्तों ने पार्टी में फ्री की ड्रिंक्स पी और सबसे जोर से तालियां बजाईं, कुछ ही हफ्तों बाद उनका बिहेवियर पूरी तरह से बदल गया। वो आर्यन के पीछे ये कहने लगे कि अरे क्लाइंट तो मिल गया, लेकिन ये आर्यन के बस की बात नहीं है, वो इसे हैंडल नहीं कर पाएगा, वो बस लकी था। ये क्लासिक ईर्ष्या का पैटर्न है। कुछ लोगों ने अचानक दूरियां बना ली, सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया। वो खुले तौर पर जल नहीं रहे थे, लेकिन उनका हर एक्शन चीख चीख कर उनकी ईर्ष्या दिखा रहा था।
देखिए, अगर किसी को खुद को इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर से बचाना है तो उसे ईर्ष्या के उन 3 हिडन सिग्नल्स को डिकोड करना आना चाहिए। 3 सिग्नल्स, वो कौन से हैं? पहला सिग्नल है फेक प्रेज, नकली तारीफ। ये वो तारीफ है जिसके पीछे एक साइलेंट लेकिन जुड़ा होता है। जैसे तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा था लेकिन। एग्जैक्टली जैसे कोई कहे, यार तुम्हारी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर तुमने वो डेटा मिस नहीं किया होता तो शायद डील पक्की हो जाती। ये तारीफ नहीं है, ये एक सॉफ्ट अटैक है। वाओ, ये तो बहुत ही पैसिव अग्रेसिव है। और दूसरा सिग्नल? दूसरा है अचानक डिस्टेंस बना लेना। जो दोस्त आपके स्ट्रगल के दिनों में घंटों फोन पर सांत्वना देते थे, आपके सक्सेसफुल होते ही वो बिजी हो जाते हैं। उन्हें आपका फोन उठाने का टाइम नहीं मिलता। क्योंकि आपकी सक्सेस उन्हें उनके अपने फेलियर्स की याद दिलाती है ना? बिल्कुल सही। और तीसरा सिग्नल है अनसॉलिसिटेड क्रिटिसिज्म, बिना मांगे रचनात्मक फीडबैक देना। जो लोग अचानक एडवाइस देने लगते हैं। हाँ, जब लोग हर छोटी बात पर आपको करेक्ट करने लगे तो समझ जाइए कि ये उनकी हेल्पफुलनेस नहीं है, ये उनका ईगो है जो आपको नीचा दिखाकर खुद को सुपीरियर फील करवाना चाहता है। ये बहुत डार्क है, लेकिन हमें थोड़ा ईमानदार भी होना पड़ेगा यहाँ। ईमानदार किस बारे में? मैं खुद ये एडमिट करता हूँ कि मैंने भी कभी ना कभी ये फील किया है। अगर कोई कलीग बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है तो 1 सेकंड के लिए सही वो चुभन होती है। हम सिर्फ विक्टिम नहीं है, हम खुद भी इस पैटर्न का हिस्सा हैं। ये ह्यूमन नेचर है। तो सवाल ये है कि कोई खुद को वो टॉक्सिक फ्रेंड बनने से कैसे रोके, अपनी खुद की ईर्ष्या को कैसे हैंडल किया जाए। ये इस पूरे एपिसोड का सबसे इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अपनी ईर्ष्या को दबाने या उसे लेकर गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करें? इसके बजाय इसे एक कंपास की तरह यूज कीजिए, एक दिशा सूचक यंत्र। साइकोलॉजिकली ईर्ष्या एक बहुत ही प्रिसाइज इंडिकेटर है। इंसान को उसी चीज से जलन होती है जो असल में उसकी दबी हुई इच्छा होती है। 1 सेकंड, मतलब अगर मुझे किसी के बहुत आजाद और फ्रीडम वाले लाइफस्टाइल से जलन हो रही है तो प्रॉब्लम वो इंसान नहीं है। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आप अपनी लाइफ में ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। वो जलन आपको बता रही है कि आपको अपनी लाइफ में किस डायरेक्शन में काम करना है। आपकी ईर्ष्या आपका सबसे सच्चा आईना है। ये पर्सपेक्टिव तो पूरी गेम ही बदल देता है। और जहां तक दूसरों की ईर्ष्या से बचने की बात है तो उसका एक ही प्रैक्टिकल रूल है, अपनी सक्सेस का ढिंडोरा पीटना बंद कीजिए। शो ऑफ मत करो। हाँ, ह्यूमन नेचर ऐसा है कि कोई भी परफेक्शन को पसंद नहीं करता। अपनी सफलताओं को थोड़ा डाउन प्ले करना सीखिए। कभी कभी अपनी किस्मत को क्रेडिट दे दीजिए। ये कोई झूठ नहीं है, ये बस एक डिप्लोमेसी है जो दूसरों के ईगो को ट्रिगर होने से बचाती है। तो अगर हम इन चारों लॉज को एक साथ रखकर देखें तो पिक्चर बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। इंसान का जो पूरा सिस्टम है, ये जेंडर रोल्स में खुद को बांधना, दूसरों के डर को अपना मान लेना, मौत को इग्नोर करना और ईर्ष्या में जलना, ये कोई विलन वाली हरकतें नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत ही डरी हुई सर्वाइवल मोड में जी रही स्पीशीज का मैकेनिज्म है। इन लॉज को समझने का पर्पस दुनिया से नफरत करना नहीं है। तो इसका असली पर्पस क्या है? इसका असली पर्पस है अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। जब कोई इंसान इन पैटर्न्स को देख लेता है तो वो इनके रिमोट कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेता है। फिर कोई और उसकी इमोशनल स्टेट को ट्रिगर नहीं कर सकता। अवेयरनेस ही असली ताकत है। जब ह्यूमन बिहेवियर के इन डार्क कोनों में लाइट पड़ती है तो डर अपने आप खत्म हो जाता है। तो आज के इस डीप डाइव को हम यहीं समेटते हैं। बहुत ही इंटेंस सेशन था ये। हाँ, लेकिन जाने से पहले हर बार की तरह एक बहुत जरूरी थॉट। अगली बार जब किसी दोस्त के चेहरे पर वो फेक स्माइल दिखे या कोई बड़ा रिस्क लेने से पहले अंदर वो माता पिता वाला पुराना डर महसूस हो तो रिएक्ट मत करना, गुस्सा मत होना, बस एक कदम पीछे हटना और एक साइकोलॉजिस्ट की तरह उस मोमेंट को ऑब्जर्व करना, देखना कि कैसे इंसान का दिमाग काम कर रहा है। क्योंकि आपका यही शांत ऑब्जर्वेशन आपको अपनी भावनाओं का शिकार होने से बचाकर खुद का मास्टर बना देगा। एग्जैक्टली। और हाँ, अगर आज की ये डार्क लेकिन रियल बातचीत सुनकर थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि ग्रोथ शुरू हो चुकी है। कंफर्ट जोन में तो वैसे भी किसी की ग्रोथ नहीं होती। बिल्कुल। कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा लॉ सबसे ज्यादा चुभा या किसने आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। और अगर ऐसी पावरफुल साइकोलॉजी और डीप ह्यूमन बिहेवियर को समझना है तो पाव बुक हब को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सोचते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए। हम जल्दी मिलेंगे एक और डीप डाइव के साथ।